हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, लेकिन आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो सबसे ज्यादा अवेटेड बैच था। और भाई साहब, मैं कैसे समझाऊं कि आज वो दिन आ गया है। आप लोग बहुत दिनों से बार बार पूछ रहे थे ना कि सर माइलस्टोन 2.0 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि माइलस्टोन 2.0 कब आएगा। तो सर, क्या ये वाला जो आप सेशन ले रहे हो, क्या ये माइलस्टोन 2.0 का पार्ट है? नहीं बेटा, एक्चुअली में माइलस्टोन 2.0 का पार्ट नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को सिखाऊंगा, और ये थ्योरी भी अगर मैं सही सही बताऊं तो एनडीए का पार्ट है भी और नहीं भी। कैसे सर जी? ये ना बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। मतलब मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास में, वो कहते हैं कि सर ये आपने लीनियर इक्वेशन को कैसे तुरंत सॉल्व कर दिया, आपने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, आपने वो क्या कर दिया। तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये इररेलेवेंट लगे, बहुत सारे बच्चों को रेलेवेंट लग सकता है भाई। तो मुझे नहीं पता कि इस जो सेशन का क्या रीच जाएगा, कितने बच्चों को पसंद आएगा, कितनों को नहीं आएगा। जिनको रेलेवेंट लगे वो देख सकते हैं, जिनको रेलेवेंट ना लगे वो स्किप करके अगली वीडियो पर जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चों के ये कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो नहीं अच्छे से तैयार होते हैं। तो मैं आज ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को थोड़ा एक सेशन के अंदर बता दूंगा। और ये सेशन मैं यूट्यूब पे डालने की पता है क्यों सोच रहा हूं? मैं इसलिए सोच के आया कि भाई अगर कल को कोई भी बच्चा मेरे पास आए और वो बोले कि भैया हमें मिडिल सबसिडिंग नहीं समझ में आ रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा, तो मैं तुरंत उस बच्चे को बोल सकता हूँ कि भाई देख ले, फ्री क्लास अवेलेबल है यार, तेरे को जब मन करे तू जाके उसको देख, पूरा कर, और फिर उसके बाद इंडिया की तैयारी करेंगे मिलके, है ना। ये बढ़िया है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों के लिए कि हाँ भैया ये काम की चीज है आप लोगों के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। अच्छा सर, माइलस्टोन 2.0, अरे रुको भाई, सबर करो, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज क्या होते हैं, पॉलिनोमियल और उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग्स के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस बात करेंगे, एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इसके बाद इसके बाद आता है कि हम लोग जानेंगे कि क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो लीजिए बेटा, बिना किसी और देरी के मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फाइनली लॉन्च कर रहा हूँ माइलस्टोन 2.0 बैच को यूट्यूब पर। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी समय रहते हुए, और आखिरी के दिनों में क्या होगा कि जीएटी की वगैरह की जो क्लासेस होंगी वो आपकी शुरू हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस भी ज़्यादा होता है, तो निश्चिंत रहकर आप ये पढ़ते जाइए। ठीक है, इसको तैयार कीजिए। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो माइलस्टोन 2.0 बैच, ये बैच मुझे मैंने सोचा था कि हाँ मैं बच्चों के लिए एक बैच लेकर आऊँगा यूट्यूब पर, और यकीन मानो बच्चों ने इतना ज़्यादा इसको पसंद किया, इतना ज़्यादा इसको सराहा। अकेले सिर्फ मैंने माइलस्टोन 1.0 पर पढ़ाया, माइलस्टोन बैच के अंदर पढ़ाया, और बच्चों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा उनको समझ में आया, बढ़िया लगा, कनेक्ट फील करा उन्होंने, उनको ज़्यादा हेल्प हुई, लाइव सेशंस उन्होंने लिए, और फिर उसके बाद रिकॉर्डेड में भी आज के टाइम पे बहुत बच्चे उसको देख रहे हैं और कंटिन्यूसली उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। तो भाई इसका सीक्वल लाना तो बनता था। तो माइलस्टोन 2.0 बैच के अंदर आप लोग देख सकते हो कि मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बोलूं तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो सर थ्योरी, बेटा देखो मैं थ्योरी के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि आप लोगों को माइलस्टोन 1.0 बैच जो है, इससे पहले वाला जो माइलस्टोन बैच था उसमें एनडीए 2024 के हिसाब से मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड हो जाएगा। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप वहां से थ्योरी को रिवाइज कीजिए, और अगर आप ध्यान देंगे तो जो भी थ्योरी उसके अंदर है उसी थ्योरी के हिसाब से मैं यहाँ पे प्लानर भी चलाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं। क्लासेस हमारी 1 जून 2024 से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं रैंडमाइज कर रहा हूँ, सैटरडे और वेडनेसडे के हिसाब से क्लासेस रख रहा हूँ। आने वाले टाइम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हो, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं जून के महीने की कुछ क्लासेस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोग मेंटली इसके लिए तैयार हो जाइए। आप अपना थ्योरी लेक्चर रिवाइज करिए और यहाँ पर आकर इस माइलस्टोन 2.0 बैच के अंदर इससे
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, ये क्लासेस कैसी होंगी, ये क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी। कैसी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। तो आप लोग लाइव भी देख सकते हो। आप लोगों को अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे कैसे देख सकते हो बेटा, आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी देख सकते हो। क्लासेस कितने बजे होंगी बेटा, ये क्लासेस मोस्ट प्रोबेबल टाइम आपके दोपहर के 12 बजे शुरू होगी और बेटा 3 PM यानी करीब करीब 3 से 4 घंटे तक की क्लासेस होंगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये 12 से 3 बजे तक का टाइम स्लॉट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी 12 से 3 बजे के बीच में होंगी और ये कुछ पर्टिकुलर डेट्स हैं। आगे आने वाले क्लासेस को अभी आप लोगों के साथ धीरे धीरे प्लान कर दिया जाएगा। याद रखेंगे कि ये जो आपका क्लासेस का सीक्वेंस रहेगा ये आपके माइलस्टोन बैच से मैच करते हुए रहेगा। यानी अगर सबसे पहली क्लास अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री की रहेगी, इसलिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस लगाया। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तो उसका हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाएंगे। समझ में आ गई बात है ना। तो इतनी सी बात समझ में आने के बाद मैं माइलस्टोन 1.0 बैच जो मैंने लिया था इंडिया 1 2024 के लिए, तो वो काफी एकदम फ्रेश ही बैच है यार, एकदम फ्रेश बैच है। तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, उसमें से आप कंप्लीट वन शॉट थ्योरी लेक्चर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैंने उसमें प्रैक्टिस करवाए हैं, वो एनडीए 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कुछ सेशंस आपको उसके अंदर मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे सवाल, डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये वाला बैच मिल जाएगा जिससे आप थ्योरी को रिवाइज करेंगे। और फिर उसके बाद कहाँ आ जाओगे बेटा, उसके बाद आ जाओगे आप माइलस्टोन 2.0 के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी हो जाएगी बस। और क्या चाहिए बताइए, जो भी चाहिए होगा बेटा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। याद रखिएगा कमेंट सेक्शन में वो बात बताइए जो जेन्युइनली पॉसिबल हो। मांगने को तो आप कुछ भी मांग लोगे कि सर मेरे को बुर्ज खलीफा दे दो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जेन्युइनली कोई चीज अगर आपको लगती है कि हाँ सर ये चीजें अगर होगा तो फिर फायदेमंद रहेगा, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, तो वो आप देख सकते हो। तो चलिए ये सारी चीजें आप लोगों को बताने के बाद आपको जो मोस्ट अवेटेड पार्ट था वो आपका पूरा हो चुका है कि सर हमें माइलस्टोन 2.0 बैच का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो आप ले आए हो, तो सर थैंक यू वेरी मच। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बेटा अपना सेशन शुरू कर सकते हैं, है ना। तो शुरू करें भाई। जी सर जी, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं वो बच्चों को नहीं याद रहती हैं। पता नहीं काहे नहीं याद रहती हैं, हमें तो बहुत पीटा पीट का याद करवाया गया था, पीट पीट के, हाँ बेटा बहुत पीटा गया था तब जाके याद करे थे। ऐसा नहीं है बेटा, हमने खुद ही याद कर लिया था। हम इतने सेंसिबल थे कि हमें पता है कि ये जरूरी है, हमें करना है, हमारी जिम्मेदारी खुद से पता होती थी। तो तुम्हें भी तुम्हारी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज वगैरह आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज ये कहीं पर भी किसी भी हालात में आपको तुरंत लगानी पड़ सकती है। और कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सर यहाँ पे इसका स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर इसकी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे या फिर कुछ ऐसा, है ना। तो ये देखो बेटा आइडेंटिटीज मैं नहीं कहूंगा कि हाँ ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊं, लेकिन इनमें से ना कुछ कुछ आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं कुछ इस तरीके से देना पसंद करूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब आप इन दोनों आइडेंटिटीज को क्या करते हो बेटा, a प्लस बी की होल पावर 2 और प्लस a माइनस बी की होल पावर 2 करते हो, तो ये 2 गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है। प्लीज इसे भी लिख लीजिएगा। अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से माइनस कर देते हो तो आपके पास 4 गुना a भी आता है। प्लीज इसे भी लिख लीजिएगा। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जिसका इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी तो सर बहुत इजी से हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ये भी आप लोगों को पता है, क्यूब के फॉर्मूले आपको याद है। इसमें से ये दो आइडेंटिटीज जो है प्लस और माइनस वाला, ये आप अपने तरफ याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट वाले आइडेंटिटीज। ओके छल जी, ओके। तो अब देखो बेटा इसमें आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं सो दैट आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि इनको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना होता है। देखो जैसे यहाँ पर 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन 3 टर्म्स में अगर मैं आइडेंटिटीज की मदद से देखूं तो मेरे पास इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है बेटा, मेरे को ये वाली आइडेंटिटी लगते हुए नजर आ रही है क्योंकि 3 टर्म्स हैं। अच्छा, इसमें 3 टर्म्स में आप देखोगे कि सर जो सबसे पहले वाला टर्म है क्या वो किसी चीज का स्क्वायर है, आप कहोगे सर देखो 7a का स्क्वायर है। अच्छा, जो सबसे आखिरी वाला टर्म है क्या वो किसी चीज का स्क्वायर है, आप कहोगे सर देखो ऐसा है वो 5b का होल स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, अब ये बीच वाला जो टर्म है क्या मैं उसे
ट्वाइस ऑफ ए बी के फॉर्मेट में लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ सर ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर देखो बन तो रहा है। तो ये 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 हो जाते हैं, तो 70 ए बी आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये कुछ नहीं, ये 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर हो जाता है। यानी आप इसे लिख सकते हो कि सर ये 7a प्लस 5b मल्टीप्लाई 7a प्लस 5b में फैक्टराइज हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी। आई गेस दिस इज वेरी इजी पार्ट, आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्लास 9-10 के अंदर जो पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर है वहां पर आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। आइडेंटिटीज वहां पर आपको ढेर सारी मिल जाती है, आप उनकी आर डी शर्मा से और ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हो, है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बेटा 25/4x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 से दो ही टर्म्स दिख रहे हैं। तो दो ही टर्म्स बेटा देखो मेरे को इस वाली आइडेंटिटी में नजर आ रहा है, तो ये इसमें फैक्टराइज हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। तो आप इसे कैसे करोगे सर? देखो ऐसा है, सबसे पहले तो ये 5/2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस ये y/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम इसे लिख सकते हैं सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a 5x/2 प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस के b, ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट में फैक्टराइज हो जाएगा। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल सर जी। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर हमारे पास 6 टर्म्स हैं। अब 6 टर्म्स वाली आइडेंटिटी कौन सी है? 6 टर्म्स वाली आइडेंटिटी बेटा आप देखोगे तो यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 6 टर्म्स वाली आइडेंटिटी है। लेकिन सर एक दिक्कत है, वो दिक्कत कौन सी है? ये बच्चा बार बार मैं बताता हूं कि यहाँ देखो बेटा तीनों में प्लस का साइन है, लेकिन सर जी यहाँ देखने पर तो पता लग रहा है यहाँ पर इन दोनों पे माइनस का साइन है। अब हम क्या करें? अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है सो दैट आप आंसर तुरंत दे पाए। चलिए, मैंने कहा कि देखो बेटा ये समथिंग का स्क्वायर, ये समथिंग का स्क्वायर, ये समथिंग का स्क्वायर, तो आप ऐसा लिख सकते हो। बट सबसे पहले जब आप ये वाली आइडेंटिटी को फैक्टराइज करते हो ना, तो आपको ये समझना है कि सर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो नेगेटिव साइन लेकर आ रहा है। मतलब इधर देखो, ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास बेटा एक तो माइनस के 4xy है, एक माइनस के 2yz है। तो इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? आप कहोगे सर y। तो y जो है ना ये दोनों में मौजूद है, इसलिए माइनस का साइन लेकर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक बत्ती जलानी है टिचिक करके, और वो बत्ती हमको क्या जवाब देगी? वो ये बोलेगी कि सर इसका मतलब ये जो 4x स्क्वायर है ना, ये एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ x का होल स्क्वायर है। अच्छा, जो अगला वाला है बेटा आप इसे चाहो तो y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि y जो है वो नेगेटिव का साइन लेकर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर y नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है। तो हम लोग y का स्क्वायर ना लिखकर अगर मैं इसे माइनस के y का स्क्वायर लिखता हूं तो ये बढ़िया काम करेगा सर जी, फिर भी वो y स्क्वायर ही रहेगा, राइट। फिर अगले वाला बेटा z का स्क्वायर रहने देते हैं। अच्छा ठीक है सर जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टर्म को मैं प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिखूंगा, जहां पर a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है और c की जगह पे ये है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर क्या आना चाहिए सर? 2 इंटू ए की जगह पर 2x आ जाएगा, b की जगह पर माइनस के y आ जाएगा। क्या इसने वही रिजल्ट दिया बेटा, माइनस के 4xy? अच्छा, यानी प्लस लगा हुआ है लेकिन वेरिएबल नेगेटिव है। हाँ, वेरिएबल नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेज में अगला वाला जो लिखोगे आप उसे ऐसे लिख सकते हो सर 2 इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, तो माइनस के 2yz आ गया। और लास्ट वाला बेटा 2 इंटू क्या लिखोगे सर? c इंटू ए, सी की जगह पे z है और a की जगह पे बेटा ट्वाइस ऑफ x है। तो ये पूरी तरीके से फैक्टराइज हो चुका है उस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में। तो क्या मैं इसे आगे जाके ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये ट्वाइस ऑफ x माइनस के y और प्लस के z का होल स्क्वायर है। सो यू कैन राइट लाइक दिस कि सर ये ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड में ये फैक्टराइज हो जाता है। इज दैट क्लियर? है ना, इजी हो गया जी सर जी, बहुत बहुत सही तरीके से समझ में आ गया है। नाउ अब ये चौथा, पांचवा और छठा, चौथे वाले को अगर देखोगे तो बेटा ये ना कुछ साधारण सा नहीं लग रहा। मैं इनके सॉल्यूशंस पीछे लिख रहा हूं वरना यहाँ पर बहुत गंदा गंदा सा हो जाएगा। आइए करते हैं, ठीक है जी। क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। अच्छा, और इसके साथ क्या दिया हुआ बाबू? माइनस 2 रूट 2 xy
4√2 YZ और माइनस के 8XZ। अब देखो यही कॉन्सेप्ट अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। कैसे सर जी? देखो सबसे पहले ये किसका स्क्वायर है सर जी? ये है हमारे पास √2x का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर जी? साइन किसका माइनस है ये पहले पता कर लें। हाँ, जो बेटा ये वाला नेगेटिव में है और ये वाला नेगेटिव में, इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है सर जी? x, यानी x नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है। और अगर x नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है तो पता है आप क्या लिखोगे? आप इसे माइनस के √2x का होल स्क्वायर लिखोगे, इसे आप y का होल स्क्वायर लिखोगे। 8 जो है बेटा वो ट्वाइस ऑफ √2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए ट्वाइस ऑफ √2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो अगला टर्म है क्या आप उसे ऐसे लिख सकते हो सर? ट्वाइस ऑफ माइनस के √2x, यानी 2 इंटू ए इंटू बी लिख दोगे। अच्छा सर जी। प्लस बेटा 2 इंटू बी इंटू सी लिख दोगे। अच्छा सर जी, ठीक है। और लास्ट में बेटा 2 इंटू सी इंटू ए लिख दोगे, दैट इज माइनस के √2x लिख दोगे। तो आप देखोगे सर एवरी टर्म इज बीइंग फैक्टराइज इन द फॉर्मेट ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये माइनस के √2x प्लस वाई और प्लस 2√2z में मैं इसे फैक्टराइज कर सकता हूं? बिल्कुल सही बात, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यू कैन फैक्टराइज लाइक दिस। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में ढेर सारे मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर? 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। बेटा अब तुम देखोगे यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स वाली आइडेंटिटी कौन सी लग रही है सर? a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अच्छा, यानी प्लस या माइनस वाली लग रही होगी, क्योंकि चारों के चारों टर्म्स प्लस हैं तो सर प्लस वाली लग रही होगी। तो आइए कॉपी कर लेते हैं 5 वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दे रखा है 5 वाले में? 8x³ प्लस 27y³। 8x³ बेटा मैं होल क्यूब को ना लास्ट में लिख ले रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। और फिर 36 और 54, 36x² प्लस 54xy² ये हमारे पास आ जाता है, राइट। अच्छा, अब आइए देखिए मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं बेटा। यहां पर आप देखोगे तो ये क्या बन जाता है सर जी? ये ट्वाइस ऑफ x का होल क्यूब बन जाता है, यानी a का क्यूब। ये क्या बन जाता है सर? ये बन जाता है थ्राइस ऑफ y का होल क्यूब बन जाता है ना जी सर जी। ये बन जाता है थ्राइस ऑफ y का होल क्यूब बन जाता है सर b का क्यूब। तो ये जो बीच वाला टर्म है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी लिख सकता हूं। और ये जो तीसरा टर्म है मैं इसे 3 इंटू ए मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आप देखोगे सर रिजल्ट हमारे पास सब फैक्टराइज हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस ऑफ वाई का होल क्यूब बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना जी। अच्छा, 6th वाला देखते हैं दोस्त। 6th वाला देखते हैं। 6th वाला कह रहा है सर 27p³ माइनस 216। तो मैंने कहा कि सर 27p का क्यूब यहां छोड़ देते हैं, माइनस के 1/216 यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि ये होल क्यूब्स हैं बेटा, कंप्लीट क्यूब्स हैं। अच्छा, और फिर हमारे पास 9/2p² और 1/4p, माइनस के 9/2p का स्क्वायर माइनस के 1/4p, है ना, प्लस के 1/4p ये दे रखा है। तो सर अभी भी 4 टर्म्स हैं, लेकिन प्लस माइनस के फॉर्मेट में है। देखो प्लस माइनस के फॉर्मेट में है, इसका मतलब a माइनस बी का होल क्यूब है। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं दोस्त? हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर देखो ये थ्राइस ऑफ p का होल क्यूब लिखा हुआ है जी बाय, ये सर जी हमारे पास -1/6 का होल क्यूब लिखा हुआ है जी सर जी। तो इसके बीच वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं कि सर ये माइनस के 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, है ना। अच्छा, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी तो इधर ले आते हैं। और फिर सर ये मैं प्लस 3 इंटू 3p मल्टीप्लाई 1/6 का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो ये फैक्टराइज हो चुका है उसी फॉर्मेट में, हाँ हो तो चुका है। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं कि सर ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो। सोच दो, आपको मेजर ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप फैक्टराइज करना सीख सको, आपको फैक्टराइजेशन से डर ना लगे, आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी आती हो, आइडेंटिटीज से फैक्टराइज करना आता हो। अगर आपको ये कमजोर है तो पता है कुछ नहीं होगा, आपको जब भी ये क्वेश्चन लगाने वाले होंगे तो आप बाकियों से पीछे रह जाओगे।
आपको फील होगा वो कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं जिन बच्चों को बार बार बोलता हूं वो भले ही हंसी उड़ाते हैं, लेकिन सच्ची बताओ वो हंसी अपने ऊपर उड़ाते हैं, वो किसी और पे नहीं हंसी उड़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि सर 3 महीने में हम इतना सारा सिलेबस कैसे कर लेंगे। तुम्हें किसी ने बोला 3 महीने करने के लिए? तुम्हें मैंने बोला कि पहले 9th-10th को बेसिक्स को मजबूत करो। बार बार लगातार ये ऐसे बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ बिना ये तैयारी करे मैदान में कूदते हैं और यूपीएससी ऐसा लाफा मारता है मुंह के ऊपर कि हाँ भैया तू पेपर निकालेगा, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। तो किसी भी एग्जामिनेशन में उतरने से पहले आपको उसकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ती है। ओवरऑल आपको समझना पड़ता है कि कहां कहां से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, मैं कहां पर कमी ला सकता हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया अगर आपको इंडिया की मैथमेटिक्स तैयार करनी है तो पहले आपको 9th-10th की मैथमेटिक्स आनी चाहिए ना भाई, आनी चाहिए। नहीं आएगी तो कैसे चलेगा, मजाक थोड़ी ना है यार। तो बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को वो बेसिक्स बातें बता दूं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बाकी तुम लोग खुद से भी करोगे, नहीं करोगे? पक्का करोगे ना? प्रॉमिस करो कमेंट्स में कि सर करेंगे, बिल्कुल आपने जो बोला वो करना है हमें, ठीक है। चलो, तो ये वाले हो गए। फिर उसके बाद बेटा ये वाली कुछ आइडेंटिटीज हैं जो बच्चा समझता है कि इन्हें कौन याद करेगा। बेटा ये यूपीएससी के फेवरेट आइडेंटिटीज हैं, ये मजाक लग रहा है तुमको है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बहुत यूज होती है। कहाँ यूज होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने में इसका इस्तेमाल होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इस्तेमाल होता है। ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का भी कई जगह पर इस्तेमाल होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता। लिमिट थ्योरम में इसका इस्तेमाल होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये डिटरमिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आइडेंटिटी है। इसके ऊपर तो यूपीएससी ने कम से कम 2-3 सवाल भी पूछ लिए हैं। तो तुम लोग बेटा चिड़िया उड़ खेलते रहो, यूपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता रहेगा और तुम्हें लगेगा अरे भाई साहब कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया रे। तो ये नौटंकी चलती रहेगी, दिन प्रतिदिन एक नया बच्चा आएगा, वो नौटंकी करेगा, फिर अगली बार उसे समझ में आएगा कि अरे अखिल सर तो सही बोल रहे थे, सुन लेते पहली बार में तो कुछ हो जाता। लेकिन समय बर्बाद करना एक हॉबी है जो इन बच्चों को आदत लग जाती है। तो आप इन आदतों से बचे बेटा, ये हॉबी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब वो बहुत सोच समझ कर आपको डायरेक्शन दे रहा है। मेरे को मन करता तो मैं आपको कहीं पे भी भेज सकता ना भाई, ये कल्ले हो जाएगा, ये कल्ले हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं स्टार्टिंग से कर। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुमसे हो जाए, मैं तुम्हें घुमा नहीं रहा हूं यार। बाकी तुम्हारी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूं भाई, ठीक है। चलो, अब इन आइडेंटिटीज को अगर आप लोग याद रख पाते हैं तो इनके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो 9th-10th में तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है। यहां पर आप लोग देखोगे कि सर ये वाला जो सवाल है इसको अगर मैं करने की कोशिश करता हूं तो आप कहोगे सर देखो ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेटा थ्राइस ऑफ जेड का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बेटा माइनस के थ्राइस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू थ्राइस ऑफ जेड ये लिखा हुआ है। यानी 3abc ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मेट में ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं इसे कितने तरीकों से लिख सकता हूं? मैं इस वाली आइडेंटिटी की मदद से इसे 3 तरीकों से लिख सकता हूं। तो आइए इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है बाबू। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपकी विकेट आउट हो सकती है। चलो, हमने कहा सर सबसे पहला तरीका आपने ये बताया कि इसे a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए बी सी माइनस सी ए के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये पहला तरीका हुआ। अच्छा, और बेटा और आप इसे कैसे लिख सकते हो? और आप इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो कि सर माइनस, है ना, माइनस नहीं सॉरी 1/2 क्या लिख सकते हो बाबू? 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस 3z a प्लस बी प्लस सी, और यह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई a माइनस बी का स्क्वायर यानी ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर यानी y माइनस 3z का स्क्वायर प्लस z माइनस a का स्क्वायर यानी कि 3z माइनस 2y का स्क्वायर 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। आप ऐसे करके लिख सकते हो इसको, ठीक है। सर एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है बाबू? तीसरा तरीका अलग है, हम अलग हैं।
अच्छा, ये कहता है कि बेटा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तो लिखो ही लिखो, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस थ्राइस ऑफ जेड लिख लो, मल्टीप्लाई बाई यहां लिखो इसी का स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस थ्राइस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और माइनस बेटा 3 गुना आपको लिखना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी सर जी 2 इंटू एक्स वाई, 2x इंटू वाई प्लस बी सी, यानी y इंटू 3z प्लस 3z इंटू 2x, इसका 3 गुना इसमें से माइनस कर देना है। तो आप एक ही एक्सप्रेशन को 3 अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। क्या ये आप लोगों को सीखने की जरूरत है या हवाबाजी चलती रहेगी? सर जी हवाबाजी चलती रहेगी, तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलो अगला वाला देखना बेटा। अगला वाला आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर ये देखो, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4m का होल क्यूब लिखा हुआ है, माइनस ये कितना लिखा है, ये 7n का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो सर जी ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया है। तो हम लिख सकते हैं सर a माइनस के b, ठीक है, a माइनस के b मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर और प्लस ab यानी 4m मल्टीप्लाई बाई 7n, इनका प्रोडक्ट आप ऐसे करके लिख के इसे फैक्टराइज कर सकते हो। फाइनली आप इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज अगर आपको पता ही नहीं होगी तो भाई आप कैसे लगाओगे यार? इंडिया के इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज नहीं है ये, बोलो, है ना? तो इसको प्रैक्टिस करना बाबू, है प्रैक्टिस करोगे ना पक्का। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना। चलो तो ये आइडेंटिटी सभी के सभी याद कर लीजिएगा। और कोई बच्चा अगर पूछता है कि सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे बाबू, ठीक है। इसे ज्वाइन कर लेना सभी के सभी, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो आगे से कभी कोई भी माइलस्टोन का क्लास अगर हो, सुन रहे हो मेरे भाई, माइलस्टोन की कोई भी क्लास हो तो उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो बार बार कोई पूछेगा तो उनको बता देना है कि अखिल सर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे। बता दोगे ना? चलो ठीक है, ओके दोस्त, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नाउ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पर अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बाबू, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आप दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, दो लीनियर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पर ax और cx मल्टीप्लाई होके ac x² बनाता है, अच्छा। और यहाँ पर b और d मल्टीप्लाई होके बेटा bd का प्रोडक्ट बनाता है, अच्छा। और बेटा एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो adx, एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है तो bcx हो जाता है। तो हमारा टर्म क्या होता है सर? ad प्लस bcx हो जाता है, ये हमारे पास आता है। तो हमें समझ में आता है क्या? हमें ये समझ में आता है कि सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इसका जो कोफिशिएंट होता है AC, इसका जो कोफिशिएंट होता है BD, मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ ऐसे तोड़ना होता है ताकि वो AD प्लस BC के फॉर्मेट में टूट जाए। मेरा यही काम होता है। सर समझ में नहीं आया? अभी समझाएंगे ना भाई, हमारे पास एग्जांपल लेकर आए ना, अभी समझाएंगे आराम आराम से। पहला क्वेश्चन देखो बाबू, बाबू पहला क्वेश्चन देखो, यहां से करना शुरू कर रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन दे रखा है सर x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस के 6। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पर आपने देखा कोफिशिएंट कितना है सर जी? 1 है, यानी कि हमें देखना है सर ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है। तो आप इसे साइड में लिख लो कि सर जी 1 इंटू 6 कितना होता है? सर जी 6 होता है। और कौन सा फैक्टर हो सकता है सर? 2 इंटू 3 हमारे पास 6 हो सकता है। नाउ अब आपको ये देखना है मेरे बच्चे कि ये वाला जो नंबर है, दैट इज ये जो 5 है, ये आपको 6 और 1 से मिलेगा या फिर 2 और 3 से मिलेगा। तो आपको यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो, आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेटा 6 माइनस 1 से 5 मिल जाएगा, तो आप 2 प्लस 3 से 5 मिल जाएगा, है ना। 2 प्लस 3 से 5 मिल जाएगा। तो सर अब कौन सा पकड़े, 6 माइनस 1 पकड़े या 2 प्लस 3 पकड़े? अभी बताते हैं। इसके लिए दूसरा वाला भी मैं छाप लेता हूं, जरा दूसरा वाला भी छाप लो सर जी। देखो दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में सर x² प्लस के 5x दे रखा है और माइनस के 6 दे रखा है ना, ये दे रखा है मुझे। ओके सर जी, इस सिचुएशन में आप देखोगे सर यहाँ पर भी कोफिशिएंट कितना है? सर कोफिशिएंट मेरा 1 है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सर जी? 1 इंटू 6 हो जाएगा, और जो कि 6 होता है, और 2 इंटू 3 हो जाएगा जो कि हमारे पास 6 होता है।
तो बच्चे को फिर से कंफ्यूजन की सर जी बीच में तो फिर से 5 आ गया यार, अब कौन सा इस्तेमाल करें, 6 इस्तेमाल करें या 2-3 इस्तेमाल करें। इसके लिए ये दो एग्जांपल्स को एक साथ समझने की कोशिश करना। ओ भाई वेट करो, ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स को एक साथ समझने की कोशिश करना और समझ आ जाएगा। इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि बेटा अगर तुम यहां पर ये वाला फैक्टर इस्तेमाल करते हो, कौन सा, 6 और 1 का फैक्टर इस्तेमाल करते हो, तो 6 और 1 से -5 कैसे आएगा सर जी, -6 + 1, -5 कैसे आएगा, -6 + 1 से ये फैक्टर आएगा। आइए इधर देखिए बेटा, हम कह रहे हैं कि सर अगर ये मेरे पास x² का x² रहने देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 6 का 6 रहने देते हैं, मैं इसे -5x को, ध्यान से सुनना भैया, यहीं पर है सारा खेल, -5x को मैं बेटा -6 + 1 में तोड़ दूं, तो क्या -6 + x में आप तोड़ सकते हो? आप कहोगे अच्छा ऐसे तोड़ना होता है, -6 + x में आपने तोड़ दिया, -6 + x में। लेकिन इसमें गलती है, क्या गलती है इसमें, ये बात ध्यान रखना बेटा, जब आप फैक्टर करते हो तो फैक्टर सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद पूरी इक्वेशन में आपको देखना है कि सर नंबर ऑफ माइनस के साइन कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए, या तो होने ही नहीं चाहिए, और अगर है तो सर 2 होने चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई सर जी, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही माइनस का साइन है, सो दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट स्प्लिट। तो इसका करेक्ट स्प्लिट क्या होगा सर, 2 और 3 का इस्तेमाल करें, हाँ बेटा 2 और 3 का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास -2x और -3x हो जाएगा। नाउ यू विल सी दैट कि सर देयर आर इवन नंबर ऑफ माइनस का साइन आफ्टर द स्प्लिटिंग द पॉलिनोमियल। अब अगर आप यहां से कॉमन लेना चाहते हो तो आप x कॉमन लोगे तो x -2 बचेगा, यहां से -3 कॉमन लोगे तो x -2 बचेगा। नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस कि सर ये x -3 मल्टीप्लाई बाय x -2 में ये फैक्टराइज हो जाएगा। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, ये समझ में आ गया। सर इस वाले में देखो, अगर मैं इसमें 2 और 3 का इस्तेमाल करता हूं तो क्या गड़बड़ होती है, क्योंकि बीच में बेटा आपको क्या चाहिए, आपने इसे तो x² ही रहने दिया, इसे आपने -6 रहने दिया। सर बीच वाले को अगर मैं +5 चाहिए तो मैंने इसे +2x और +3x में तोड़ा, तो सर क्या गड़बड़ हो रही है सर जी, अगेन पूरी इक्वेशन में एक ही माइनस का साइन आ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हम कहेंगे सर इसको अब हम लोग किससे तोड़ें, सर 5x चाहिए तो मैं 6 और 1 का इस्तेमाल करके तोड़ूं, तो ये क्या हो जाएगा सर जी, +6x -x में तोड़ दोगे तो नाउ वी हैव इवन नंबर ऑफ माइनस साइन, ओके हाँ बेटा। तो अब अगर आप आगे चलोगे तो आपको x कॉमन लेने पर x +6 बचेगा, आपको -1 कॉमन लेने पर x +6 बचेगा, यानी सर अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो ये हो जाएगा x -1 इंटू में x +6 का फैक्टर हो जाएगा। क्या आपको ये वाला क्रॉस समझ में आया कि सर कब हमें ऐसे फैक्टर्स तोड़ने हैं, तो हमें ध्यान ये रखना है कि इवन नंबर ऑफ माइनस के साइन होने चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है, होने चाहिए तो सर इवन नंबर ऑफ माइनस के साइन होने चाहिए। छोटी छोटी बातें जो है वो जनरली किसी को नहीं पता होती है, तो आइए इसके ऊपर बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्या कह रहा है सर, 6x² + 7x - 2, ध्यान दीजिए बाबू क्या दिया हुआ है, 6x² + 7x -2, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो हमने कहा सर देखो कॉफिशिएंट यहाँ पर 6 है और यहाँ पर -2 नहीं है, 2 है, 2 ले लो बस, है ना। तो सर 6 × 2 कितना होता है सर जी, 12 होता है। आप कहोगे सर 1 × में 12 भी 12 होता है, आप कहोगे सर 3 × में 4 भी 12 होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सर +7 दिया हुआ है, अब +7 दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर प्लस का ही साइन आएगा, माइनस आ नहीं सकता है, आ नहीं सकता, ये गलत है, वरना फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, या माइनस नहीं प्लस का ही साइन होगा बाबू, यहाँ प्लस का ही साइन होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि वो गलत हो जाएगा फिर। आइए इधर देखिए, मैं कह रहा हूं कि सर ये 6x² लिखा हुआ है, लिखा रहने देते हैं, अच्छा +2 लिखा हुआ है, लिखा रहने देते हैं। ये 7x को मुझे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है बेटा, 7 चाहिए और 7 बेटा इनके फैक्टर से सिर्फ 3 और 4 से बन सकता है और किसी से नहीं बन सकता, तो आप कहोगे सर +3x कर दो और +4x कर दो, देखो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में आप इसे फैक्टराइज करोगे तो आपको 3x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से बेटा 2x + 1 बच जाएगा, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल रहा है तो आप कहोगे सर 2x + 1 बच जाएगा, यानी हमारा ओवरऑल फैक्टर इज 3x + 2 × 2x + 1 हो जाएगा। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ थर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है बाबू। चलो फोर्थ वाला ध्यान से देख लो,
फोर्थ वाले में क्या हो रहा है सर 15x² माइनस 7x माइनस 2, 15x² माइनस के 7x माइनस के 2। अच्छा यहां पर आप फैक्टर देखोगे तो 15 और 2 बेटा 15 गुना 2 सर जी ये तो 30 होता है। अब सर 30 वन जा भी 30 होता है जी सर जी। सर 2 इंटू 15 तो हो ही गया है सर, 3 इंटू 10 भी 30 होता है जी सर जी। अच्छा 5 इंटू 6 भी 30 होता है। तो और कोई फैक्टर मिल रहा है क्या? नहीं, आपको हर पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेने हैं। ठीक है सर जी। अब आप यहां पर देखोगे सर मुझे बीच में क्या चाहिए 7 चाहिए है ना, बीच में 7 चाहिए। तो हमने कहा सर देखो 15x² तो लिखा ही हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ माइनस के 2 भी लिखा ही हुआ है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे ये माइनस के 7x को तोड़ना है। कैसे तोड़े सर जी? देखो 15 और 2 से कभी 7 नहीं आएगा, 30 और 1 से 7 नहीं आएगा, 3 और 10 से 7 आ जाएगा, लेकिन 5 और 6 से कभी 7 नहीं आएगा। तो मुझे 3 और 10 का इस्तेमाल करना है और लाना कितना है सर माइनस के 7। यानी मैं कहूंगा सर माइनस के 10x और प्लस के 3x कर देंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा। और टोटल स्प्लिट करने के बाद सर इवन नंबर ऑफ माइनस साइंस है, यानी मैं यहाँ से बेटा अगर 5x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास 3x माइनस के 2 बचता है। यहाँ से मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस के 2 बचता है। तो कुल मिला के मेरा फैक्टर कितना हो गया सर जी? 5x प्लस के 1 हो गया और बेटा 3x माइनस के 2 हो गया। सो दिस इज योर आंसर। बढ़िया, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं करवा रहा हूं तो कहीं कमी रहना रह जाए आपके लिए तो कह रहा हूं बेटा एनसीईआरटी या फिर आर डी शर्मा ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाए और कोई भी फैक्टराइजेशन आप गलत ना करो, है ना। ठीक है बेटा, ये पांचवा और छठा जो है ये थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत देता है तो मैं इसके लिए आपको स्पेशली करवा देता हूं पांचवा और छठा। ध्यान से देखिएगा, पांचवा क्या दे रखा है? ये दे रखा है सर x² माइनस 2√2x माइनस 6, x² माइनस 2√2x माइनस के 6। अच्छा छठा वाला आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है 6x² माइनस √3x माइनस 6। देखो बेटा, सबसे पहली चीज जब भी बीच में आपके पास रूट आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए तो आपके लिए दुख पीड़ा परेशानी शुरू हो जाती है। तो सर इसको कैसे ठीक करें? देखो बाबू ऐसा है, जब भी आपके पास ये बीच में रूट आ जाए तो आप कोशिश करो इस रूट को आप कॉमन ले लो। कैसे? आपने जैसे ही √2 को कॉमन ले लिया तो आपको लगता है ना कि x² के अपॉन में √2 आ जाएगा जी, माइनस के ये 2√2 से ये माइनस के 2x बन गया जी, और ये बेटा कितना बन जाएगा 6 अपॉन में √2 दैट इज 3√2 बन जाएगा। यहां पर भी सेम काम करो सर, √3 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा √3 कॉमन लोगे तो बेटा ये ट्वाइस ऑफ √3 x² बन जाएगा, माइनस के x आ जाएगा और यहाँ पर फिर से माइनस ट्वाइस ऑफ √3 आ जाएगा। अच्छा तो दोनों में जब जो भी रूट कॉमन आ रहा है वो वाला रूट ले लेना है जो बीच में आ रहा है, राइट। हाँ सर, अब बेटा इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ, आप बिना सोचे समझे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ जैसे आपको करना था। हमने कहा कि सर देखो इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन में √2 है, इसका कोफिशिएंट 3 अपॉन में 3√2 है। तो आप कहोगे सर 1 अपॉन में √2 को जब मैं 3/3√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आएगा 3। अब 3 के फैक्टर और कौन हो सकते हैं सर? 1 इंटू 3 हो सकते हैं। अच्छा तो मुझे बीच में स्प्लिट कितना चाहिए था सर? माइनस के 2। मैंने कहा माइनस के 2 इससे आ जाएगा। अरे सर आप ये कहना चाहते हो? हाँ, तो यहाँ पर x² अपॉन में √2 तो है ही सर जी, माइनस के 3√2 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बीच वाला टर्म है इसको मुझे तोड़ना है। बीच वाला टर्म हम लोग कैसे तोड़ दें? मैंने कहा सर 3 और 1 में तोड़ना है। अब माइनस का 2 चाहिए तो माइनस के 3x कर दो और बेटा प्लस के x कर दो। देखो आपका टूट गया। और टूटने के बाद बेटा जब आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे यहां से, है ना, तो इधर देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है सर? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे x √2 कॉमन मिल रहा है। सर जी √2 कॉमन नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, x अगर कॉमन मिल रहा है तो ये बन जाएगा x अपॉन में √2 माइनस के 3 बन जाएगा जी सर जी। अच्छा अब इसमें से देखो बेटा √2 अगर मैं जबरदस्ती कॉमन ले लेता हूं तो ये x अपॉन में √2 माइनस के 3 मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हो गया। तो फाइनली यू विल से दैट कि सर ये √2 टाइम्स ऑफ x प्लस √2 हो जाता है और मल्टीप्लाई x अपॉन में √2 माइनस के 3 हो जाता है। ये √2 अगर तुम इसे दे दोगे तो ये ज्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई हो पाएगा, यानी ये x प्लस √2 हो जाएगा और ये √2 मल्टीप्लाई x बाई √2 सर जी x हो जाएगा। ठीक है, और √2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 √2 हो जाएगा और ये बेटा आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जब बीच में माइनस का साइन आ जाए बाबू। ठीक है, बच्चों से दिक्कत होती है, मैं मानता हूं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, बट कोई नहीं, अगर थोड़ी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है, इतना भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है बच्चा जी।
है ना, नहीं है। चलो आओ अगले वाला बात करते हैं। सर इस बार मेरे फैक्टर कितने आ रहे हैं? इस बार देखोगे मेरा फैक्टर आ रहा है बेटा 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, 2√3 मल्टीप्लाई 2√3। सर जी 4×3 = 12 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं सर 1×12 भी 12 ही होता है। सर जी 2×6 भी 12 ही होता है। सर जी 3×4 भी 12 ही होता है, और कोई फैक्टर तो है नहीं। मुझे बीच में क्या चाहिए? सर जी मुझे चाहिए -kx। अब -kx के लिए फैक्टर पर ध्यान देंगे बेटा। देखो यहाँ √3 है, पहले वाला कोफिशिएंट है 2√3x², अगला वाला है, लास्ट वाला है -2√3। तो मैंने कहा बीच वाले टर्म को हम लोग कैसे तोड़ें? सर जी -1 चाहिए, तो 3 और 4 का इस्तेमाल करके तोड़ सकते हैं, दैट इज -4x + 3x में हम लोग इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं कॉमन लेता हूं बाबू, ध्यान से देखना, मैंने यहां से बेटा 2x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितना बचा सर? √3x बचा और -2 बचा जी। हाँ बिल्कुल, इन दोनों में से बेटा मैंने √3x कॉमन ले लिया। कितना ले लिया? √3x कॉमन ले लिया। तो यहां पर बेटा √3x बचा, सॉरी x नहीं कॉमन लिया, सिर्फ √3 कॉमन लिया। तो यहां पर हमारे पास √3x बचा और -2 बचा। अच्छा, तो फाइनली आप कह सकते हो सर ये √3 टाइम्स ऑफ कितना बन गया? 2x + के √3 बन गया, और मल्टीप्लाई ये √3x - 2 बन गया, है ना बेटा। ध्यान से देखो, अगर ये √3 में इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ज्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई होकर एक्सप्रेशन बनाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ x + √3 तो था ही। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 3x हो जाएगा। अच्छा सर जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2√3 हो जाएगा, और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। क्लियर है बेटा? थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी लेकिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हो सकता है ना। चलो ये भी समझ में आ गया दोस्त, ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में बेटा जो एक बात बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती है वो ये कि सर पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इस रूप में, जिसमें n जो है यानी एवरी पावर ऑफ x जो है, चाहे x की पावर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वो क्या होनी चाहिए? वो बेटा एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या? होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहां पर बोलने की कोशिश करूं तो आप इधर ध्यान दीजिए, x² + 3/x + 2 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सर जी काहे? क्योंकि बेटा इसको जब आप लिखोगे तो ये x² + 3 × x की पावर -1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे x की पावर -1 है और एक पावर ऐसी है जो कि होल नंबर नहीं है, सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉलिनोमियल, है ना। इसी तरीके से बाबू अगर मान लो मैंने कोई ऐसा एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा सर x² + thrice of √x + 2 लिख दिया, तो अभी x की पावर क्या है सर? 1/2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि मुझे पॉलिनोमियल बनाने के लिए सर सभी की सभी x की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको जरा ध्यान से सुन लीजिए बेटा। ये कह रहा है कि सर अगर यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हुई बेटा? 0 हुई, सबसे ज्यादा पावर 0 हुई, देन डिग्री 0 कहलाएगी, और इसका जो नाम होगा इसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हुई तो डिग्री 1 कहलाएगी और लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू 2 हुई तो डिग्री 2 कहलाएगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू n की वैल्यू 3 हुई तो डिग्री 3 कहलाएगी और क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर वो 4 हुई तो बेटा उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहते हो तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखो बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा px बराबर आप क्या लिख सकते हो सर जी? a0 x की पावर 0, है ना। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल देखना बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर जी? px आप जानते हो बेटा a1 x की पावर 1 + a0, ये हमारे पास हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 1 तक जा रहा है। अच्छा, अब अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा px बराबर, अब मैक्सिमम पावर 2 तक जाएगा, यानी a2 x की पावर 2 + a1 x की पावर 1 + a0 आ जाएगा। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई जी, ओके सर जी। वहीं से अगर मैं अब
क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी 3 की घात होनी चाहिए, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर अब मैक्सिमम पावर 3 तक जाएगी, यानी a3x³ a2x² a1x⁻1 प्लस a0 आ जाएगा। अच्छा लास्ट बेटा यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो अब मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगा सर जी, 4 तक जाएगा, ठीक है, और 4 तक जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पी एक्स विल बी इक्वल टू a4x⁴ प्लस a3x⁻3 प्लस a2x⁻2 प्लस a1x⁻1 प्लस a0, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इन सब में एक छोटी छोटी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका ये वाली वैल्यू जो है बेटा इसको तो जाने दो, और यहां पर अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल जो है इसमें बेटा a1 हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो मैक्सिमम पावर ऑफ x गायब हो जाएगा, फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर इस बार ये a2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर बेटा a3 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसमें बेटा a4 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर अगर इन कोएफिशिएंट्स को आपने यहाँ पर 0 रख दिया तो क्या होगा सर, वो पूरा पॉलिनोमियल अपनी डिग्री को कम कर देगा और वो उस डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो कम डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बेसिक बेसिक बातें। चलें आगे देखो, कुछ सवाल देख लो। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ढूंढो। सर जी यहां पर तो कांस्टेंट है, यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 7 है। सर कैसे भी लिखा हो मैक्सिमम पावर अगर 7 है तो डिग्री कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल दिस, अगर यहां पर x² का कोएफिशिएंट ढूंढना है तो आप कहोगे सर x² तो है ही नहीं, जब कोई टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो है नहीं, उसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा, उसका कोएफिशिएंट 0 है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूछा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 कब होगी, यानी आप कहोगे सर इसका मतलब x² माइनस 3x प्लस 2 जो है ये 0 कब होगा। हाँ, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, उन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x की ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसे फैक्टराइज कर लोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये x-1 इंटू x-2 में फैक्टराइज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 1 आ जाएगी 1 और 1 आ जाएगी x की वैल्यू 2। तो आप कहोगे व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सर एक तो हमारे पास 1 आ जाएगा, है ना, दैट इज x बराबर 1 आ जाएगा, और दूसरा बेटा x बराबर 2 आ जाएगा, राइट। अब ये कह रहा है सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। अच्छा इधर देखिए, हमने कहा सर ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे इसके जीरोस अगर काउंट करने हैं तो मुझे इसे फैक्टराइज करना होगा। भाई 16 6 पंजे 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, सर 15 दूनी भी तो 30 होता है, तो मैं इसे फैक्टर मिडिल में स्प्लिट कर सकता हूँ 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 में। स्प्लिट अप करो तो बेटा 3x कॉमन दिख रहा है, तो आपको बेटा 2x प्लस 3 बच जाएगा, 2x प्लस 5 बच जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 5 बन जाएगा। जी सर जी इसे 0 रखना होगा और इसे भी 0 रखना होगा, तो फैक्टराइज होके बेटा एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 1/3 आ जाएगी। एक हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस के 1/3 है, और दूसरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा माइनस के 5/2 आ रहा है। तो ये हो जाएंगे हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिक्स क्लियर, धीरे 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 बिल्डअप करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम कह रहे हैं सर रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं अगर वो अल्फा और बीटा हम लोग क्वाड्रेटिक में मान लेते हैं तो बेटा ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, ये और डिटेल में मैंने पढ़ा चुका हूं माइलस्टोन बैच के अंदर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा, अल्फा बीटा बराबर c/a होगा, यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में बेटा सम ऑफ द रूट्स यानी सम ऑफ द जीरोस आप कह लो, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है -b/a होगा। वहीं पर बेटा
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो वो माइनस के सी अपॉन ए होगा, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो वो माइनस के डी अपॉन में ए हो जाएगा। ये कुछ वैल्यूज आपको तुरंत याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये थोड़े से याद रखने हैं। चले, अच्छा जैसे सर जी थोड़ा बता देते तो बढ़िया होता। हाँ बता तो सकता ही हूँ, ये लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने अभी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया बाबू, इधर देख लो, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो जब बता ही रहे हैं तो बेटा एग्जांपल भी ले लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने कहा द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर। आपने कौन कौन से जीरोज लिखे सर? इसकी एक आ रही है x बराबर 1, एक आ रही है सर x बराबर 2, यही आ रही थी ना, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर हमें अल्फा बराबर 1 दे रखा है और बीटा बराबर बेटा 2 दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है सर a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू माइनस के 3 है और c की वैल्यू कितनी है बाबू? 2 है। अच्छा, तो क्या आप देख सकते हो कि सर अगर मैंने अल्फा और बीटा का सम किया तो वो मेरे पास 1 प्लस 2 यानी 3 के बराबर आ रहा है, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किया तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 2 यानी वो 2 के बराबर आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि सर अगर मैंने माइनस के b अपॉन में a निकाला तो माइनस माइनस प्लस के 3 अपॉन में 1 आ जाएगा, और बेटा c अपॉन में a निकाला तो बेटा 2 अपॉन में 1 यानी 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो सर, हमें समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है सर वो माइनस के b अपॉन में a के बराबर आ रहा है जी, और अल्फा बीटा जो है सर जी वो c अपॉन में a के बराबर आ रहा है। ये सब बातें हमें समझ में आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल, है ना। बढ़िया। तो ये क्लास 9th में आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताई जाती हैं, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं बस एक जल्दी जल्दी फॉर्मेट में। आइए दोस्तों, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे भूल ही चुके होते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि सर कंसीडर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है बाबू, जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसे 2 लीनियर इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, दे रहे हैं। अब इनका सॉल्यूशन 3 तरीकों से निकल सकता है। कैसे कैसे? कि बेटा देखो, ग्राफिकल मेथड हम लोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग एल्जेब्राइक मेथड पर ध्यान देंगे। सर एल्जेब्राइक मेथड यानी कैलकुलेशन मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं। एल्जेब्राइक मेथड में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको 3 केसेस मिल सकते हैं कि सर या तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज द सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या पाई जाती है सर? a1 और b1 का रेशियो, सॉरी a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, पैरेलल लाइंस यानी एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो सर इसमें क्या होगा? a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो तो बराबर होगा, मगर वो c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। लास्ट सर कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी तो हर पॉइंट जो होगा उनका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। सो हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स? यू विल से सर इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, क्योंकि एक लाइन दूसरी के ऊपर है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर? यू विल से सर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। इसके अंदर कंडीशन क्या पाया जाता है सर? a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो बराबर रहता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर हम कैसे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कौन से 3 मेथड होते हैं। मैं बेटा आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन एक एक बार सीख लो, लेकिन सबसे ज्यादा एफर्ट्स कहाँ लगाना बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे लगाना, क्योंकि ये काफी तेज है, सटीक है, और सटीक का तो नहीं बोलूंगा, सारी सटीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट मेथड है। और एनडीए जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको क्रॉस एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जनरली बच्चे एलिमिनेशन भी लगाते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट सबसे स्लो मेथड है। सब्स्टिट्यूशन जो है वो लीनियर इक्वेशन के अलावा कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो सब्स्टिट्यूशन काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि फिर उसके लिए कोई दूसरा मेथड नहीं होता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफी लंबा मेथड हो जाता है, तो गो फॉर एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको फोकस करवाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को, यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है दैट इज 2x प्लस 3y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 7, मुझे इसे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो बेटा तीनों मेथड में यहीं पर लिखने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है दोस्त? जी सर जी।
है ना। हम लोग सबसे पहला मेथड कौन सा ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। आपको पता चल जाएगा कि सर ये बहुत लंबा मेथड लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 8। आप इनमें से कोई सी भी पकड़ो, मैं ये वाली पकड़ रहा हूँ 2x प्लस 3y बराबर 8। इसमें से आप किसी एक इक्वेशन की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे हमने कहा सर 3y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से सर 3y बराबर हो जाएगा 8 माइनस के 2x हो जाएगा जी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप कहोगे सर y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस के 2x अपॉन में बेटा 3 हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है इसको आपको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने कहा कि सर इसका मतलब यहां पर अगर मैं इस वाले में सब्स्टिट्यूट करूंगा दैट इज ये वाली इक्वेशन जो कि क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी सर थ्राइस ऑफ x बन जाएगा प्लस सर 2 इंटू वाई, यानी यहाँ पर 8 माइनस 2x अपॉन में 3 y की जो सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू वो डाल दी और इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो 3 3 जा 9x, ठीक है सर जी। 2 8 जा 16, ठीक है सर। 2 2 जा माइनस के 4x और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। अच्छा सर 9 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 5x, ये इधर गया तो बेटा इधर आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बाबू, x की वैल्यू आ गई 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो आप कहोगे सर क्या मैं x की वैल्यू y की वैल्यू में रखकर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर 1 डालो बेटा, 8 माइनस 2 6/3, तो जैसे ही आप 6/3 रखोगे तो आपके पास बेटा y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हुआ हमारे पास सॉल्व करने का तरीका, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास x बराबर 1 एंड y बराबर 2। ठीक है भैया जी, ओके भैया जी, ये सॉल्यूशन आ गया। लेकिन तो देखो बेटा करने में थोड़ा सा टाइम गया, आपको करने में अगर कोई दिक्कत नहीं है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पसंद नहीं है पर्सनल लेवल पे, मैं इसका एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में ये है कि बेटा अगर आपको y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो आप y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर बनाओ। अगर आपको x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो आप x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर बनाओ। मैं स्टार्टिंग कहां से कर रहा हूं, मैं y को एलिमिनेट करने से कर रहा हूं। क्या हम x से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर y का कोएफिशिएंट कितना है दोस्त, सर इधर y का कोएफिशिएंट 3 है, इधर y का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं सर जी, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 मार दो, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 3 मार दो। इससे क्या होगा सर, y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। जैसे अब नाउ वी आर हेडिंग एलिमिनेशन मेथड। हमने कहा सर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2 3 जा 6y बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y और सर 3 7 जा 21 आ जाएगा ऐसा। और बेटा जब आप इनको एलिमिनेट करने जा रहे होगे तो आपको क्या करना है बेटा, 6y और 6y देखो सेम साइन है तो आपको माइनस करना होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 6y और 6y कैंसिल आउट हो जाएगा। सर 4 में से 9 गए तो माइनस के 5x और बेटा 16 में से 21 गए तो माइनस के 5 बचेगा और आपके पास आ जाएगा x बराबर 1। जैसे ही x बराबर 1 आएगा बेटा तो आप क्या करोगे, इस x बराबर 1 की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे। जैसे 2 इंटू 1 सर जी 2 हो जाएगा, है ना। यहां से देखो सर जी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 8 हो जाएगा। अच्छा तो यहां से 3y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। सर जी y बराबर 2 आ गया। तो आप देख सकते हो सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को यहां से भी सॉल्यूशन मिल रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 2। तो ये वाला मेथड भी कुछ खास बड़ा नहीं है सर जी, हो सकता है एलिमिनेशन मेथड इज गुड, लेकिन मैं कहता हूं बेटा इससे भी फास्ट एक मेथड है दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताइए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं दैट इज 2x प्लस वाई 2x प्लस 3y बराबर 8। और दूसरा सर 3x प्लस 2y बराबर 7। अब बेटा इस मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में एक शर्त है। सर कौन सी शर्त है,
वो शर्त ये है कि बेटा दूसरी साइड में आपको क्या करना होगा बेटा, आपको रखना होगा 0। अगर नहीं है तो बेटा कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले आओ और बनाओ 0। बिना उसके आप नहीं करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कंडीशन क्या है सर, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको इस तरफ ले आओ। ठीक है भैया, चलो अब देखना बेटा, जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या करना है, मैं आपको बड़े आराम से सिखा रहा हूं, आप उस तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। आपको x लिखना है, आपको -y लिखना है, आपको यहाँ पर 1 लिखना है। अच्छा, इसके अपॉन में इक्वल टू इसके अपॉन में इक्वल टू इसके अपॉन में, ये कर लोगे? हाँ सर जी। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, जब आप x के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको ये वाले कोफिशिएंट्स नहीं देखने हैं। नहीं देखने हैं, ठीक है सर जी। तो कौन से देखने हैं? मुझे देखने हैं ये वाले। ठीक है, तो ये वाले देखो बेटा, यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा सर जी, 3 7 जा -21, ठीक है, और 8 2 जा 16। ये डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, यहां पर आप समझ लो इसे, आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो सर। 3 7 जा -21, 8 2 जा 16 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा -21 प्लस के 16 हो जाएगा। अच्छा, फिर माइनस वाई के नीचे बेटा 2 7 जा -14, 8 3 जा 24 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14 प्लस के 24 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। लास्ट में 1 के नीचे जाओगे तो ये वाला कोफिशिएंट भूल जाओ, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी 4 माइनस के 9 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आया बेटा x अपॉन में -5 आया, यहाँ पर बेटा आपके पास -y अपॉन में बेटा 10 आया, है ना। अच्छा, और ये कांस्टेंट रेशियो कितना आया सर, -1 अपॉन में 5 आ गया, तो यहाँ से भी ये -1 अपॉन में 5 आप इसे रख लो, तो बेटा जी 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू सर माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 2 आ गई। क्या बात है, क्या बात है। आप ऐसे करके इसे मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, आप लिखकर कैलकुलेट करना चाहो तो लिखकर कर सकते हो। बाकी एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, आइए। 3x - 4y - 1 बराबर 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 4x + 3y - 18 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सर x के अपॉन में क्या आ जाएगा, 18 चौके 72 माइनस के 3, माइनस के y के अपॉन में 18 तिया 54 प्लस 4, 1 के अपॉन में 3 तिया माइनस के 9, 4 चौके 16। अच्छा सर x के अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 69। अच्छा ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, नहीं यही आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 18 4 जा 72, 3 1 जा 3, सही तो है, वैल्यू सही लिखी ना, ठीक ही होगी भाई। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जाएगा सर, ये हो गया 1 अपॉन में 7 के बराबर, और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो सॉरी माइनस के y अपॉन में बेटा कितना है, माइनस के 50 है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 7 के बराबर, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 69 अपॉन में 7, ठीक है। y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50 अपॉन में 7। बेटा क्रॉस चेक करने के लिए आप इन दोनों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, आपको आंसर बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया दोस्त, तो इसे ट्राई कर लीजिएगा। सर और क्वेश्चंस करें, देखो इसमें से जैसे आप यहां पर देखोगे इस वाले सवाल के अंदर, तो ये काफी आसान है, x - 4y बराबर 0 और 3x - 2y बराबर 0, तो इसे ट्राई कर लेते हैं। ये +0 लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ में आए, और यहां पर 3x - 2y बराबर 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। आइए मैं x के नीचे क्या लिखूंगा सर जी, 4 0 0 यानी यहाँ 0। अच्छा, माइनस y के नीचे क्या लिखूंगा सर, 0 - 0 यानी 0। अच्छा, यहाँ पर बेटा 1 के नीचे क्या लिखोगे सर, 1 के नीचे हो जाएगा -2 और बेटा प्लस के 12 हो जाएगा, तो x अपॉन में 0 बराबर बेटा 1 अपॉन में 10 आ रहा है। y बर अपॉन में 0 बेटा कितना आ रहा है, y अपॉन में 0 बेटा कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है 1 अपॉन में 10 आ रहा है। तो आप सर देखो x बराबर हमारे पास 0 आ गया, सर जी y बराबर हमारे पास 0 आ गया। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ओवर हियर,
सर x बराबर 0 एंड y बराबर 0। क्या ये समझ में आ गया दोस्त? हाँ या नहीं? है ना? ठीक है, चलो अगला देखो। यहां आप देखोगे बेटा 2x प्लस 3y बराबर 9 एंड 4x प्लस 6y बराबर 7। आप अगर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो बेटा तो आपको ना कुछ दिखाई देगा, इस वाले स्ट्रक्चर में कुछ दिखाई देगा कि सर a1 और a2 का रेशियो 1/2 है। अच्छा, b1 और b2 का रेशियो सर 1/2 है, लेकिन c1 और c2 का रेशियो 1/2 नहीं है। तो ये चीज कहां देखने को मिली थी सर? ये चीज देखने को मिली थी पैरेलल लाइंस में, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जब आप पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन को सॉल्व कर रहे होगे तो पता है आपके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? चलिए देख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 9 यानी -9 बराबर 0। अच्छा, और फिर आपको दे रखा है 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया डिवाइडेड बाई, ठीक है दोस्त। अब अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा सर? x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 माइनस के 21, 9 के 54 यानी प्लस के 54। अच्छा, बराबर माइनस के y अपॉन में क्या लिखोगे सर? 7 दूनी माइनस के 14 और 9 चौके 36 प्लस के 36, दैट इज इक्वल टू, यहां रखोगे सर 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो यू विल सी दैट कि सर x अपॉन में कितना आया? 33 आया, है ना। y अपॉन में माइनस के y अपॉन में कितना आया सर जी? यहाँ पर 22 आया। अच्छा, और यहाँ पे 1/0 आया। सो यू विल से दैट कि सर x की वैल्यू कितनी है? 33 अपॉन में 0 है, और y की वैल्यू कितनी है सर जी? 22 अपॉन में 0 है। आप कहोगे सर ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, है ना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अपॉन में 0 और अपॉन में 0 तो हम कहेंगे सर नो सोल्यूशन, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। सो वी विल सी दैट नो सोल्यूशन, क्योंकि सर अपॉन में 0 थोड़ी ना आना चाहिए, अपॉन में 0 में थोड़ी ना सोल्यूशन होता है। तो ये हमारा नो सोल्यूशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, आइए अगले वाले एग्जांपल पर देखिए। यहां पर आप ध्यान दोगे तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी कि सर 4 और 2 का रेशियो सर 1/2/1, -2 और -1 का रेशियो 2/1, सर 6 और 3 का रेशियो सर 2/1। इस बार कौन सी कंडीशन लग रही है सर? इस बार तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं। अब अगर तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे सर जी? देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन आपको कैसे दिखाई देगी? आइए देखते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। एक और पेज ले लेते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। ये हम लोगों ने ले लिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सर जी x के अपॉन में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6, माइनस के y के अपॉन में लेंगे -12 प्लस 12, 1 के अपॉन में लेंगे 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4। तो यू विल सी दैट कि सर x के अपॉन में 0 जो है वो 1/0 के बराबर है। यहाँ y के अपॉन में 0 जो है सर जी वो 1/0 के बराबर है, यानी x की वैल्यू भी 0/0 आ रही है और y की वैल्यू भी 0/0 आ रही है। सर जी अब ये 0 कौन से 0 वाले हैं? और 0 को 0 से डिवाइड करने पर सर ये होता तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन सर क्या है कि ये जो कंडीशन बनेगी, ध्यान से सुनना बेटा, जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी तो 0/0 नहीं बनेगा, वो सम कांस्टेंट, सम नॉन जीरो कांस्टेंट अपॉन में 0 बनेगा। लेकिन अगर 0/0 बन रहा है तो आप यहां पर क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देयर आर इन्फिनिट सॉल्यूशंस। क्या बोलोगे? इन्फिनिट सॉल्यूशंस बोलोगे। यानी सर इनको जब मैंने देखा तो ये कोइंसिडेंट लाइंस बनकर आए। क्या बनकर आए बाबू? कोइंसिडेंट लाइंस बनकर आए। तो ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे आपको समझने के लिए, बाकी ये दोनों मैं छोड़ रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। इसका आंसर 0/0 आ जाएगा। इसका आंसर मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? 9 और 5 आ जाएगा। हाँ, 9 और 5 आ जाएगा। ये आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बच्चों को काफी दिक्कत होती है। मैं आपको समझाता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बच्चे ना रट्टा मारते हैं, लेकिन आराम से सुनिए। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, 2 की पावर मान लो बेटा 7 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर बेटा कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो बच्चे को ये कभी समझ में नहीं आता है कि सर ये 2 की पावर 7 प्लस 3 यानी 10 क्यों हो जाता है, ठीक है, ये क्यों हो जाता है, ये बच्चे को नहीं समझ में आता है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। कुछ भी नहीं है बेटा, लॉजिकली सोचना। 2 की पावर 7 को आप कैसे लिख सकते हो सर? 2 मल्टीप्लाई 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 2 यानी 7 बार 2 लिख सकते हो। अच्छा,
मुझे बताओ बेटा, इस 2 की पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हो सर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, है ना। अब अगर मेरे बच्चे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हाउ मेनी टाइम्स 2 इज रिटन? सर जी 10 बार। तो क्या मैं इस पूरे को 2 की पावर 10 नहीं लिख सकता? बोलो बेटा, है ना। सेम पैटर्न में अगर मान लो आपसे ये कहा जाता है कि सर 2 की पावर 7 को अगर मैं 2 की पावर 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर 2 की पावर 7 माइनस 3 यानी 2 की पावर 4 क्यों हो जाता है? ये बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है तो इसे ऐसे देखिए कि बेटा ये जो 2 की पावर 7 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और बेटा नीचे वाले 2 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को बेटा डिवाइड कर रहा हूं तो आपको नहीं लगता एक टू एक टू एक टू एक टू एक टू एक टू 3 टूज कट जाएंगे और मेरे पास कितने टूज बचेंगे सर जी? हमारे पास 4 टूज बचेंगे। तो क्या मैं इसे 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता? अच्छा ऐसा है। तो ये प्रॉपर्टीज बेटा इन्हीं बेसिस पे बन रही है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज ए की पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इनमें से हमें कुछ कुछ चीजें जो है, एक प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार मार्क करके। ठीक है, वो ये कि सर a की पावर 1 बाई n जो होता है ये कुछ नहीं सर, ये nth रूट ऑफ a होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को नहीं मालूम है तो इसे ऐसे याद रखिएगा, सर जी हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x जो होता है वो बेटा x की पावर 1 बाई 2 होता है। सर जी क्यूब रूट ऑफ x जो होता है वो x की पावर 1 बाई 3 होता है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि सर मुझे 10th रूट ऑफ x अगर लिखना है तो सर वो x की पावर 1 बाई 10 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब इन्हीं आइडेंटिटीज की मदद से, इन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले वाले पर नजरें टिकाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर -3, 2 की पावर -2 की पावर 7, सॉरी -2 की पावर 3 -2 की पावर 7। तो क्या मैं ऊपर ये लिख सकता हूँ कि सर ये -2 की पावर 3 प्लस 7 दे रखा है? अच्छा, डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ पर 3 तो लिखा ही हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर 2 की पावर बेटा 6 लिखा हुआ है। 2 की पावर 6 लिखा हुआ है। तो ऊपर आ जाएगा बेटा -2 की पावर 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, क्योंकि जब पावर की पावर चढ़ाते हो बेटा, पावर की पावर चढ़ाते हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि सर अगर मैं 2 की पावर 6 कर रहा हूं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। अच्छा बेटा यहां पर देखोगे जब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेकर चलते हैं, दैट इज ए बी की पावर एन है, तो हम उसे दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, दैट इज ए की पावर एन और बी की पावर एन का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर माइनस के 2 की पावर 10 लिखा हुआ है तो क्या आप इसे -1 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 में तोड़ सकते हो, डिवाइडेड बाई बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 12 लिखा हुआ है। तो कैंसिलेशन करोगे बाबू, ध्यान से देखना सर, -1 की पावर 10 सर इवन पावर है तो इसलिए मतलब 1 हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 12 है, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि सर ये 2 की पावर 10 माइनस 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, है ना। मैं कह रहा हूं ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाते लगाते तो आपकी जान निकल जाएगी भाई। तो अब हम लोग कॉमन सेंस में काम करेंगे। कॉमन सेंस में काम ये करेंगे कि सर जी 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 12 है, तो जब मैं इसे कैंसल आउट करूंगा ना तो यहां पर सिर्फ 2 पावर बचेगी। अच्छा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया सर? -1 की पावर 10 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 गुना 4 बेटा 12 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर जी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? फाइंड x सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अब इधर देखो बेटा -5 की पावर x प्लस 1 है, -5 की पावर 5 है और ये -5 की पावर 7 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे कि ये -5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों पावर जुड़ जाएंगी, और इधर बेटा -5 की पावर 7 दिया गया है। अब दोनों तरफ सेम बेस है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज x प्लस 6 बराबर 7 हो जाएगा। सो x बराबर बेटा 1 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आइए इधर देखिए बाबू, थर्ड वन।
थर्ड वन पर ध्यान दीजिए। ये देखो 2/3 की पावर 2/13 की पावर -6, 2/13 की पावर 3 की पावर होल 3 दे रखा है, लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं कहता हूँ बेटा सबसे पहले अगर ये दोनों बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी सर, माइनस हो जाएंगी। अच्छा, तो -6 -3 यहाँ पर क्या आ जाएगा सर जी, 2/3 की पावर 13 की पावर -6 -3 की होल पावर 3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या दे रखा है सर, 2/13 की पावर -9 दे रखा है, ऐसा। हाँ सर जी, -6 -3 सर -9, -9 की पावर अगर मैं 3 कर रहा हूं तो ये -27 हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा सर 2/13 की पावर कितना हो गया बाबू, ए बाबू 2/13 की पावर कितना हो गया सर, -9 गया 3, 27 हो गया। और मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर 2/13 की पावर आपको कितना है, -9 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप आपकी दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो -27 -9 करोगे तो बेटा -36 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कुछ ऐसा सा आ रहा है, 2/13 की पावर -36। लेट मी क्रॉस चेक, -6 -3 -9, ठीक है, -9 की पावर 3 करेंगे -27 और फिर प्लस कर देंगे -9 -36 ही आएगा। कूल, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आओ इधर देखो, फोर्थ वाली को से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां देखें जरा सोल्यूशन क्या आएगा, आइए। हाँ, तो ये 81/16 है, यानी सर ये 3 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये 3/2 की पावर 4 की पावर कितना लिखा हुआ है सर, -3/4 लिखा हुआ है। अच्छा, मल्टीप्लाई इधर देखिए सर, ये 5/3 का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये 5/3 का होल स्क्वायर की पावर कितना दे रखा है बेटा, -3/2 दे रखा है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपको क्या दे रखा है बेटा, ये 5/2 की पावर -3 दे रखा है। चलो कुछ कैंसिलेशन कर दोगे तो बेटा पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, पावर 2 से पावर 2 कैंसिल। अच्छा, अब ये 5/3 की पावर -3 है, या 5/2 की पावर -3 है, और आपने किया है बेटा डिवाइड, तो क्या होगा, ये दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएगी, और -3 से -3 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्त, यहां आ जाएगा सर 3/2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर बेटा 0 आ जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो बेटा 1 हमने सीखा हुआ है, कितना, किसी भी नंबर की पावर 0 सर 1 होता है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास ये 1 आ गया। अब अगर ये 1 आ गया है तो नेगेटिव पावर कैसे रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हमने क्या सीखा सर, a की पावर -1 जो है वो 1/a हो जाता है। अगर मैं यहीं से a की पावर -n लिखना चाहूं तो वो 1 में a की पावर n हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर ये 3/2 की पावर -3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं सर 2/3 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 3 बेटा 27 होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर समझ में आ गया है ना, ठीक है। ये कुछ बच्चों आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये आप लोगों के होमवर्क हैं, ठीक है। आपको इन सब में से जो आंसर है बेटा, इन पांचों के पांचों सवालों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, या फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी। इन सब का आंसर आपको लिखना है। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है भाई। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, आपने रिवाइज किया है, तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और आपको यहां पर आंसर करना है इन सभी के सभी क्वेश्चंस का, ठीक है जी। तो ये जो बेसिक्स थे ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, इनको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एनडीए के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइलस्टोन 2.0 बैच आ रहा है, 1 तारीख से आ रहा है, लाइव क्लासेस है, दोपहर के 12 बजे ये क्लास हुआ करेगी, और आप लोगों की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। कैसे, आपको प्रैक्टिस से पहले लेक्चर लेकर आना है, कौन से क्लास में से, माइलस्टोन 1.0 बैच से लेकर आना है, फ्री है, प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियोस मिल जाएंगे, और आपको ये कंप्लीट थ्योरी पढ़कर आके मेरे साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी के लिए लेटेस्ट कुछ ऑफर्स के बारे में बता देता हूं बेटा। 25% का ऑफ चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप लोग मेरे मैथ्स ओनली बैच विक्रांत बैच को भी इसमें से अप्लाई कर सकते हो, विक्रांत बैच, ठीक है। ये सिर्फ मैथ्स ओनली बैच है बेटा, बहुत ज्यादा हैवी डिमांड पर इस बैच के लिए आप लोगों की डिमांड्स आई थी,
तो इसीलिए ये बैच लॉन्च किया गया, विक्रांत बैच। इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AKHILSIR। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 25% वाला मिल जाएगा, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो आपकी 2025 के लिए ये बैच आपका लॉन्च हो रहा है, दैट इज फाउंडेशन बैच फॉर NDA 1 and 2 2025। तो आप इसकी तैयारी के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये बेटा 6 महीने के आपको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप इसे स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी नोट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो घबराना नहीं, ये अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बेसिक्स को करिए, मैंने जैसा कि बताया हर बच्चे के लिए ये वीडियो शायद है शायद नहीं है, तो जिनके लिए है वो अच्छे से रिवाइज करो, और जिनके लिए नहीं है वो बेटा फटाफट माइलस्टोन बैच के क्लासेस लेक्चर्स वगैरह लेना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं माइलस्टोन 2.0 स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन फ्रूटफुल लगा हो, फायदेमंद लगा हो, और अगर कोई भी सवाल वगैरह है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बता सकते हैं। तब तक के लिए ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।